नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। संसद का मानसून सत्र अभी समाप्त हुआ, लेकिन पूरी तरह से धुल गया। सरकार ने कई सारे बिल तो पारित करवा लिए, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी साथ में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। कल जो पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा दिमागी नक्सल, उसको लेकर के काफ़ी प्रतिक्रिया हो रही है। विपक्ष वाले कह रहे कि हमें इस शब्द का प्रयोग हमारे लिए किया गया, या जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र उनके लिए किया गया। किसके बारे में पीएम मोदी बात कर रहे थे, दिमागी नक्सल की बात? प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो बात कहा है उसमें कोई कन्फ्यूजन होने का सवाल ही पैदा नहीं उठते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने पूरा संदर्भ भी बताया कि इस देश में जो माओवाद है, जो नक्सलवाद है, जो बंदूक लेकर के देश के खिलाफ लड़ाई करता है और इनोसेंट लोगों को मारता है और संविधान को ख़त्म करने के लिए जो बात कहता है उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब शहरों में से दिमागी नक्सल वाला बच गया है, उसको भी निपटना होगा, उसको भी देखना होगा। ये तो संदर्भ में कहा ना, पहले हथियार वाला नक्सल को ख़त्म करके फिर जो दिमागी नक्सल है उसको भी हम लोग को टैकल करना होगा। तो इसमें किसी को लगता है कि उनको बोला है तो उसका सोच ऐसा होता है क्या? अगर मैंने कहा कि चोर किसने किया तो कोई उठ के खड़ा होता कि मैंने किया तो वही चोर हो गया। तो प्रधानमंत्री ने जिसको कहा तो तकलीफ उसको होना चाहिए। विपक्ष के नेता अगर कह रहा है कि उनको कह रहा है तो अफसोस की बात है। तो ये कहा पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने, उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि मैं हूं। तो चिदम्बरम जी तो गृह मंत्री थे। जब वो गृह मंत्री थे मुझे मालूम है नक्सल वाले उसको कितना चढ़ाते थे, उसके ऊपर हमला करते थे, उसको गाली देते थे। क्योंकि कई नक्सल वाला जो जेल में गए वो तो चिदम्बरम के समय में अरेस्ट हुआ। वो तो सबसे पहले तारीफ करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि कम से कम प्रधानमंत्री जी पूरा छाती ठोक के बोल रहा है कि बंदूक वाला नक्सल तो ख़त्म हो गया और दिमागी नक्सल को भी ठीक करना है। तो उसमें तो सारा चिदम्बरम जैसे लोग तो समर्थन करना चाहिए। ये तो अफसोस की बात है। हमने आज सुबह भी कहा अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल कौन है? जो कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए बात करते हैं, या जो चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत से अलग करने का बात करता है, या जो सीआरपीएफ पुलिस आर्मी मरने से जो डांस करते हैं, रात भर पार्टी करते हैं, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग तो अर्बन नक्सल है। यही तो दिमागी नक्सल है। तो उनको जो समर्थन करता है उनको सोचना चाहिए ना कि देश का नमक खा करके आप देश के खिलाफ बात करते हैं। कल एक दूसरी घटना हुई, कांग्रेस मुख्यालय पर झंडा फहराया गया और वहाँ पर सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे। वंदे मातरम का पूरा संपूर्ण वहाँ पर गायन हुआ, लेकिन बीच में इस तरह की तस्वीरें जिससे लगा कि सोनिया गांधी शायद एतराज़ कर रही हैं, कुछ कह रही हैं दूसरी बात। हालांकि कांग्रेस ने बाद में उस स्पष्टीकरण भी अपना दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप वीडियो पूरा देखेंगे तो उसमें साफ हो जाता है। कांग्रेस कह रहे हैं कि सोनिया जी ने वंदे मातरम को विरोध नहीं किया, खड़गे जी के लिए कुर्सी ढूंढने के लिए कहा। लेकिन वीडियो में तो ऐसे नहीं लगता है। और जो लोग वहाँ खड़े थे, सामने में थे, उन लोगों को तो शायद मालूम होगा। तो कांग्रेस मेरे ख्याल से फंस गए हैं कि वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय गीत को भी विरोध करने लग गया। कांग्रेस ऑफिस में फूल बजाने पर नाराज़गी व्यक्त करता है। तो ये तो देश के लिए अफसोस की बात है। कांग्रेस इतना पुराना पार्टी है। आप देखिए अखिलेश जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक ज़माने में कांग्रेस कितना बड़ा पार्टी था, कद्दावर नेता थे, देश के लिए सोचने वाले, काम करने वाले कई नेता थे कांग्रेस पार्टी में। अब कांग्रेस पार्टी क्या हो गया है? किन लोगों के हाथ में कांग्रेस चले गए हैं? अफसोस तो होता है ना। हम तो कांग्रेस के विरोधी वाले हैं, फिर भी ख़राब लगता है कि ऐसा कांग्रेस पार्टी जिसने देश को 50 साल से ज़्यादा शासन किया, आज कैसे लोगों के हाथ में कांग्रेस पार्टी चले गए हैं। पर कांग्रेस की दलील ये है कि आज़ादी के पहले इस पर चर्चा हुई थी, तब टैगोर साहब की एक जो समिति थी, बाद में फैसला किया गया कि जो पहले 2 छंद केवल वही गाने हैं। इतने वर्षों से केवल 2 छंद गाए जाते थे। ये मोदी सरकार ने आकर के पूरा छंद गाने की परंपरा शुरू कर दी। तो देश को वंदना करते हैं, देश को पूजा करता है, भारत माता को, हमारा सभ्यता, हमारा जो सिविलाइजेशन को अगर हम पूजा करते हैं तो उसमें आपत्ति करने का तो कोई बात ही नहीं है। कल प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये भी कहा है कि महिला आरक्षण
लागू होना चाहिए। उन्होंने सभी दलों से अपील भी की है। इसको आप कैसे आगे फॉरवर्ड ले जाएंगे, क्योंकि आपकी कंधों पे जिम्मेदारी होती है? देखिए, महिला आरक्षण को लेकर के मैंने राहुल गांधी जी से बात किया, लगभग 50 मिनट से भी ज़्यादा हमने राहुल गांधी जी से बात किया, और हमने बार बार अपील किया कि आप नेता है कांग्रेस पार्टी के, आप अच्छा से विचार कीजिए। महिलाओं को आरक्षण देने का और फिर डिलिमिटेशन का विषय है, ये देश के लिए ज़रूरी है। तो माने नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब बच्चे तो है नहीं, अपने पार्टी के नेता है, हमारा एक दायित्व बनता है जा करके हाथ जोड़ करके हमने उनको अनुरोध किया। और मैं संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मेरा ये ड्यूटी है। मैंने उनसे बात किया, उनके साथ प्रियंका जी भी बैठी थी, बाद में वेणुगोपाल और गौरव गोगोई भी ज्वाइन किए हैं, सबके सामने में कहा। फिर राहुल गांधी जी बोला कि एक रात समय दो, मैं कल बताऊंगा। फिर अगले दिन टेलीफोन में बात हुई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार से इस मामले में बात नहीं करेंगे। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, आप जब इस मामले में बात नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। पर उनकी मांग ये है कि दक्षिण जो भारत के राज्य हैं उनका हक नहीं। वो तो पहले हमने बता दिया कि क्या किसी स्टेट का सीट कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। वर्तमान जो संख्या है वही संख्या में 50% का वृद्धि होगा। उसमें तो वो जानबूझ की राजनीति कर रहे हैं। हम लिखित में भी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं अगर आपका सीट 100 है तो 150 होगा, आपका सीट 10 है तो 15 होगा, आपका सीट अगर 2 है तो 3 हो जाएगा, 50% का इजाफा होगा। ये तो बहुत साफ शब्दों में कह चुके हैं। फिर भी दक्षिण भारत, उत्तर भारत ऐसे करके करके देश की सोच को ही वो विभाजित करना चाहते हैं। इधर ठीक नहीं है। लेकिन रिजिजू जी से क्या आपको ये नहीं लगता कि एक बताने की जरूरत जरूर है कि क्या इसको जनगणना के साथ जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, क्योंकि इस बात पर भी विवाद है। चुके हैं ना। और वो ये कह रहे हैं कि आपके पास तो ऑलरेडी ये बिल है जो आपने नोटिफाई भी कर दिया, कानून बन चुका है, तो आप इसको 2029 में लागू कर दीजिए, एग्जिस्टिंग उस पर आप आरक्षण दे दीजिए। वो तो हमने आपको पहले भी बता चुका है ना। जब हम 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब बना, तो उसमें ही हमने कहा कि इसका जो क्रियान्वित है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो 2026 के बाद जो सेंसस बनेगी उसके बेसिस में डिलिमिटेशन होगा, तब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो तो उसी 2023 का बिल में ही लिखा हुआ था जी। उसमें तो सबने वोट दिया, पारित किया। अब देखिए, आप और हम सब जानते हैं, बाहर के लोग तो नहीं जानते हैं, और कांग्रेस झूठ बोलते हैं कि महिला आरक्षण बिल तो पारित हो गया। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि पारित हो गया, और उसी में लिखा था कि 26 के बाद जो जनगणना होगा उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन होगा और फिर हम लागू करेंगे। वो तो लिखा हुआ है। और इसलिए हमने संख्या बढ़ाने का बात किया कि कई देशों में आप कंपेयर करके देखिए, इंग्लैंड में 70,000 में एक सांसद होते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब में मुश्किल से 20,000 में एक सांसद होते हैं। कोई कोई जगह में 10,000 में एक सांसद होते हैं। यहाँ में तो 25 लाख जनसंख्या में एक सांसद है। तो हम 25 लाख को 10 लाख में नहीं बोल रहे हैं, 5 लाख में नहीं बोल रहे हैं, कम 25 लाख की जगह में कम से कम 20 लाख तो करें। जो हमारा आज के समय में 543 हमारा जो सांसद है टोटल, उसको 50% ही बढ़ना है, कोई 1000 बढ़ने के लिए तब नहीं कह रहे हैं। तो एक इंग्लैंड में अगर 610 सांसद है तो हमारा तो 543 है। थोड़ा सा बढ़ने में तो उसमें तो हमारे ज़रूरत ऐसा है, 1972 का समय में जो इसको सील किया गया था, अब हमारा 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुके हैं। ये तो एक लॉजिकली आपको सोचना चाहिए ना, जबरदस्ती बात थोपने से नहीं होता है। हमारा देश कितना बड़ा है, पूरा यूरोप और इंडिया बराबर है, और हमारा सिर्फ 543 लोकसभा एमपी। पर आपने कोशिश तो की थी, अप्रैल में आप बिल लेकर के आए थे, लेकिन आपके पास 2/3 बहुमत नहीं था लोकसभा में, इसलिए आप पारित नहीं करा पाए। क्या अब आपके पास ये संख्या है? संख्या तो अभी तो सब समझ गए हैं। जो लोग महिला आरक्षण बिल को अपोज किया था अप्रैल महीने में,
जैसे कि डीएमके ने किया था, वो एनसीपी शरद पवार ने किया था। कई एमपी लोग ने रियलाइज किया कि इसको सपोर्ट नहीं करना अच्छी बात नहीं है और महिलाओं का बीच में गलत संदेश जा रहे हैं। सबने अपने अपने तरीके से इसको सोच करके अब निर्णय किया कि इस बिल को समर्थन देना है, लेकिन उनका कंडीशन ये है कि सारा स्टेट का संख्या बराबर बढ़ना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा बराबर, वही तो सरकार ने कमिटमेंट दिया है। तो यानी आपको डीएमके, एनसीपी, एसपी सबके दलों का समर्थन मैं नाम लेके नहीं बोलूँगा, लेकिन सबने इंडिकेशन दिया है कि लंबे समय तक महिला आरक्षण को राजनीतिक कारण से रोकना ठीक नहीं है। बाद में कांग्रेस आइसोलेट हो जाएगा इस मामले में। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कांग्रेस इस पर अलग थलग हो जाएगी? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी भी? समाजवादी तो अंदर से सब समर्थन है, लेकिन उनका अलग कहना है। यूपी चुनाव आ रहा है, इसलिए हर बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार का हर चीज़ का विरोध करना है क्योंकि यूपी में चुनाव आ रहे हैं, तो वो तो अलग लेवल का पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। लेकिन अरे आपकी जो बात हुई किरण जी राहुल गांधी के साथ, ऐसा लगा कि इस सरकार में किसी को पसंद करते हैं तो आपसे ही बातचीत करते हैं। 3 बार बात हुई है। मैं तो बहुत सीधा साधा हंसमुख आदमी हूँ, जो दिल में आता है वही जुबान से निकलता है। मेरे साथ कोई दुश्मनी करने का कोई मतलब ही नहीं है। कैसा लगा आपको उनसे बातचीत करके? आपको लगा कि वो जो कह रहे हैं वही पूरी कांग्रेस पार्टी की राय है, या उनकी राय अलग है लेकिन कांग्रेस के कई लोग चाहते हैं कि नहीं, सदन चलना चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए, बिना चर्चा के बिल पारित नहीं होने चाहिए? नहीं, वही तो हम लोग तो एक निजी तौर पर फ्रेंडली बात भी करते ही हैं, और हम दुश्मन तो है नहीं, हम विरोधी हैं, राजनीतिक तौर पर हम विरोधी हैं, लेकिन कोई दुश्मन तो है नहीं, मिलकर पार्लियामेंट चलाना होता है। राहुल गांधी जी से कई बार मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा बात होते हैं, हम मजाक भी करते हैं, कई चीज़ें हमने मजाक किया लेकिन हम बता नहीं सकते ये सब बाहर में, लेकिन हम लोग बात तो करते हैं। और वैसे तो किसी से क्या प्रॉब्लम होना चाहिए बताइए, सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। लेकिन मैं दुख इस चीज़ को लेकर करता हूं कि वो पार्लियामेंट चलने नहीं दिया। बस एक बार पार्लियामेंट चलने दीजिए अच्छा से, फिर तू मैं या संघर्ष करना ये तो लोकतंत्र में होते रहेगा। लोकतंत्र में गर्मा गर्म बहस नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र कैसे होगा? तो वो गर्मा गर्म बहस एक दूसरे के प्रति कटास भी होते हैं, विरोध करते हैं, फिर दोस्ती करते हैं, फिर बाहर में चाय पीते हैं। ये तो डेमोक्रेसी में एक कल्चर है। पर आप भी इतने लंबे समय विपक्ष में रहे, आप तो अटल जी के समय से आप काम कर रहे हैं किरण जी, ये भी हमने देखा कि वो कोट करते हैं सुषमा जी को, अरुण जी को, कहते हैं कि विरोध भी एक तरीका है प्रदर्शन करने का। अटल जी आज अटल जी का पुण्यतिथि है। अटल जी ने कितना घोर प्रहार किया है सरकार को, लेकिन तरीके से संसद के अंदर में। सुषमा जी और अरुण जी वो अटैक करते थे जुबान से, प्ले कार्ड लेकर के नहीं आते थे। ये जो गालियां जो दे रहे हैं ना, वो लोग ऐसे तो नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो भी आपका राइट है। पार्लियामेंट बंद करने नहीं कहा, प्रोटेस्ट के लिए कहा। तो आप प्रोटेस्ट करो ना, वो तो चलने नहीं देते हाउस चलते समय ही प्रोटेस्ट करो, फिर डिबेट करेंगे। और उनका मुद्दा यह था कि जो 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की, वो पैलेट गन ने इस्तेमाल किया, ऐसा बोलते हैं। ये तो गलत बात आप लोग बता रहे हैं। नहीं, हम नहीं बोल रहे, वो ये उनका कहना है। नहीं, उनका कहने वाला को आप जो कोट कर रहे हैं उसको मैं बोल रहा हूँ। कहाँ छात्र के खिलाफ में बल प्रयोग किया है? पैलेट गन का बोलते हैं। ओहो, आप समझे नहीं है। इतने दिन तक जंतर मंतर में कुछ प्रोटेस्ट चलते रहा, पुलिस ने कुछ किया और कई जेन्युइन स्टूडेंट्स भी आए, उसमें ये आम आदमी का कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा थे। ये कॉकरोच पार्टी के नाम से सबसे ज़्यादा कौन थे वहाँ? आम आदमी के वर्कर्स थे, फिर समाजवादी के वर्कर्स थे, फिर ये भीम आर्मी के कुछ लोग आए थे, और बाकी वो दफली बजा करके वो जो नाचते रहते हैं वो लोग, वो आयसा और SFI वो लोग थे। कांग्रेस तो आए नहीं, कांग्रेस के कुछ नेता गए थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में जुड़े नहीं। तो किसी को क्या कोई एक डंडा चलाया क्या? कुछ नहीं किया। वो तो आखिरी दिन में जब वो पार्लियामेंट में जबरदस्ती अंदर घुसने के लिए किया हजारों में, तब पुलिस ने रोका। किसी गोली से कोई आदमी का मौत हुई है क्या?
किसी का हड्डी तोड़ के कोई हॉस्पिटल में है क्या? कुछ ऐसा नहीं हुआ। निशान दिखाया कि छर्रे के निशान हैं। अरे वो आप ये आग भी एक चीज चली गई। बार बार मैं कह रहा हूँ को पैलेट गन्स की बात करता, अगर पैलेट गन्स चलते तो कितना 100 लोग घायल हो जाते। पैलेट गन्स में कितने गोलियां होते हैं, कितने लोग 500-600 लोगों को एक साथ में घायल कर देंगे। तो इसलिए बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस के ज़माने में जो प्रोटेस्ट करते थे गोलियां से भून देते थे। आप हिसाब करो तो कितना हजार कांग्रेस के समय में गोलियों से लोगों को मारा गया है। यहाँ तो शाबाशी देना चाहिए दिल्ली पुलिस और प्रशासन को। एक गोली नहीं चली, एक मौत नहीं हुआ। इतना बड़ा आंदोलन को बिना मौत के उसको कंट्रोल किया। आप शाबाशी देने की जगह में गाली दे रहे हो, ये तो गलत बात है ना। तो फिर यही बात तो गृह मंत्री आकर के हाउस में कह सकते थे, यही तो कांग्रेस करे। तो वो लोग तो बोलता कि हमको सुनना नहीं है। अरे सुनना थे तो फिर क्यों कह रहा कि गृह मंत्री के जवाब चाहिए? एक तरफ तो बोलते हैं कि गृह मंत्री जवाब दो, फिर बोलते हैं कि गृह मंत्री की बात हम नहीं सुनेंगे। कमाल के लोग हैं, कौन समझाएंगे ऐसे विपक्ष को? मैंने जिंदगी में ऐसा विपक्ष नहीं देखा जो चर्चा से भागने वाला। हम लोग तो, मैं खुद 20 साल अपोजिशन में, हमारा पार्टी 50 साल अपोजिशन पार्टी में रहा, और हम लोगों ने कभी भी जिंदगी में ऐसा नज़ारा नहीं देखा कि अपोजिशन पार्टी खुद ही भाग रहे चर्चा से। अपोजिशन पार्टी का काम होता है चर्चा मांगने के लिए, डिस्कशन के लिए फोर्स करना। और यहाँ सरकार कह रहे कि हम डिस्कशन करने चाहते हैं, अपोजिशन कहता कि नहीं नहीं डिस्कशन नहीं चाहिए, सरकार का नहीं सुनेगा। सरकार से जवाब मांगना होता है सदन में, पार्लियामेंट में तो जवाब दे। हम लोग तो कोई मालिक तो है नहीं, सब सेवक है। तो जनता के लिए हम लोग काम करते हैं और हम जवाब देना चाहते हैं। कांग्रेस बोलता है कि नहीं जवाब नहीं सुनेंगे, पार्लियामेंट नहीं चलना है। कमाल का है, कब बुद्धि देगा भगवान इन लोगों को, जल्दी बुद्धि दे। फिर कम से कम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे ना कि भाई हमको पार्लियामेंट में नाराबाजी और गालागाली के लिए नहीं भेजा है, हमको चर्चा करने के लिए, लोगों का बात उठाने के लिए हमको भेजा है। तो इस चीज़ से जुड़ा ये भी कि आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। अभी जो इस बार दृश्य देखने को मिले किरण जी, मकर द्वार के ऊपर पहले एक प्रसंग हो रहा है, वेशभूषा साधु की धारण करके, उसमें फिर चंदा चोरी के तरह का प्रसंग दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद एक छोटा सा पपेट लेकर के आए हैं, उसको लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं। ये सब क्या बता रहा है? ये कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो ऐसा बना दिया अपने एमपीज को कि उनके एमपी सोचने लग गया कि उसका प्रमुख काम ही नाटक करना और वहाँ चिल्लाना। ये भूल चुके हैं कांग्रेस के एमपी की उनको सदन में, पार्लियामेंट के अंदर में बोलना है, लोगों का बात रखना है। वो भूल गए अपना ड्यूटी। वो सोचते हैं कि उनको सिर्फ चिल्लाने के लिए एमपी बनाया है। क्या से क्या हो गया? कांग्रेस पार्टी इतना अच्छा पार्टी, इतना बड़ा पार्टी, एक ज़माने में अच्छे अच्छे लोग भी थे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया कांग्रेस पार्टी को। अब आगे आपकी क्या उम्मीद है? आपसे अगर पूछे आखिर में कि क्या शीतकालीन सत्र में यह महिला आरक्षण का बिल आएगा, परिसीमन का, या फिर कोई विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा? देखिए, उम्मीद पे तो कायम है दुनिया, हम तो उम्मीद छोड़ने वाला नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कमिटमेंट दिया है, महिलाओं को आरक्षण दे के ही छोड़ेंगे, महिलाओं को अपना अधिकार दे के ही दम तोड़ेंगे। और देश के सामने में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो वादा किया है तो पूरा करते हैं। मोदी जी ऐसे अधूरा काम नहीं करते हैं। पर ये कह रहे कि अगर विशेष सत्र ला करके नहीं होगा तो फिर परिसीमन में फिर समय लग जाएगा, 2029 में शायद आप ये ना। देखिए, इतना डिटेल अभी कहना सही नहीं है, मैं तो सिर्फ एक संदर्भ बता रहा हूँ। सीमा वगैरह पूरा जो उसका डिटेल है वो तो मैं अभी आपको बता नहीं सकता हूँ। जी ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू। धन्यवाद।